नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फैक्ट और मैं हूं सुरिंदर शर्मा। इस वक्त एक बड़ा ही संवेदनशील मुद्दा और अपने आप में एक बड़ी चिंता का विषय भी और बहस भी इस मुद्दे को लेकर कि जो कश्मीर में सिख समुदाय की 2 लड़कियों का जबरन धर्मांतरण किया गया और उसको लेकर इस वक्त जो है वो ये कहा जाए कि जम्मू कश्मीर में भी और पूरे देश भर में भी एक चिंता का माहौल भी है। और ख़ास बात ये कि इसलिए भी दोबारा से सवाल उठता है, एक प्रश्न चिन्ह लगता है कि कश्मीर की मानसिकता या कश्मीर में जो वहाँ एक फिक्स माइंडसेट कहीं ना कहीं उस तरह के इंसिडेंट जो है वो बार बार सामने आते हैं। उसी पर आज की चर्चा है और कैसे इन इंसिडेंट्स को देखा जाए और क्या इनको सिर्फ ये एक इंसिडेंट्स हैं या कहीं ना कहीं ये भीतर खाने इस तरह की वारदातों को अंजाम देकर एक चेतावनी दी जाती है कश्मीर में उस तरह के माहौल की तरफ से। इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रतन सिंह गिल जी, वरिष्ठ पत्रकार। गिल साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। गिल साहब, ये कहा जाए कि ले दे के घूम फिर के कहीं ना कहीं दोबारा से ऐसे इंसिडेंट्स कश्मीर में किए जाते हैं एक मैसेज देने के लिए, या आपको लगता है कि एक फिक्स्ड माइंडसेट है, एक साइकोलॉजिकल माइंडसेट है कश्मीर में, वो कभी बदल नहीं पाया, उसकी बदलने की उम्मीदें भी बहुत कम हैं और ऐसे इंसिडेंट्स होने के बाद कि जो धर्मांतरण का मुद्दा आया है सामने, जो सिख समुदाय की 2 लड़कियों का जबरन धर्मांतरण किया जाता है, तो आपको लगता है कि ये एक फिक्स्ड माइंडसेट, कहीं ना कहीं एक साइकोलॉजिकल फिक्स्ड माइंडसेट है कश्मीर में और उसी के तहत इस तरह के इंसिडेंट्स कहीं ना कहीं कभी ना कभी हो जाते हैं, बाहर आ जाते हैं? देखिए, ये जो घटना 1-2 रोज़ पहले कश्मीर में हुई है, जिसमें 2 सिख बच्चियों का धर्म परिवर्तन करके उनसे शादी वादी रचाई गई है, ये सिर्फ कश्मीर तक महदूद नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में ये जो रिवायत चल रही है काफ़ी अरसे से। देखा जाए तो अगर हम इतिहास देखेंगे तो आप देखेंगे कि आपको दर्जनों नहीं, सैकड़ों नहीं, हज़ारों केस मिलेंगे जहाँ पर इंटरफेथ मैरिजेस हुई हैं, लेकिन ज़्यादा जो इंटरफेथ मैरिजेस हुई हैं वो मुस्लिम बॉयज़ और दूसरे धर्म की लड़कियों के साथ हुई हैं, जिसमें हिंदू ज़्यादातर शामिल हैं। लेकिन देखिए, इंटरफेथ मैरिज के ख़िलाफ़ तो मैं नहीं हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ कि दोहरा मापदंड नहीं होना चाहिए, डबल स्टैंडर्ड नहीं होने चाहिए। अगर आप टॉलरेंट हैं तो अपनी टॉलरेंस को दिखाइए। अगर आप टॉलरेंस समाज के दूसरे वर्गों के साथ या मेजॉरिटी से अपेक्षा करते हैं तो आप अपनी भी टॉलरेंस दिखाइए। तो प्रॉब्लम ये है कि जब आप वो मापदंड बदल देते हैं, अगर ये जो किस्सा हुआ इसमें मैं मानता हूँ कि ये देखिए इंडिविजुअल एक्शन होते रहते हैं। जब ये इंटरफेथ मैरिजेस की बात होती है, देखा जाए तो ये 2 इंडिविजुअल का इशू है, यानी कि प्यार की सुपरमेसी बताकर। यहाँ वो स्थिति नहीं है, यहाँ इंटरफेथ मैरिज नहीं है। ये तो सामने सामने जैसा 18 साल की बच्चियाँ और 60 साल के आदमी के साथ इस तरह के जबरन उसको जो है वो शादी करवाई जा रही है, गन पॉइंट पर इस तरह के इंसिडेंट्स हो रहा है, तो ये चर्चा दूसरी तरफ मुड़ जाती है। और बड़ी बात ये है कि कश्मीर में, जैसा मैं इस शब्द का बार बार इस्तेमाल कर रहा हूँ कि एक फिक्स साइकोलॉजिकल माइंडसेट कश्मीर का, इसलिए कहीं ना कहीं कभी और आमतौर पर इस तरह के इंसिडेंट हो नहीं जाते, किए जाते हैं जानबूझकर। क्या आपको लगता है कि ये एक सिर्फ इनको एक इंसिडेंट्स देखा जाए कि हाँ सिर्फ एक इंसिडेंट्स हैं और उसी के मुताबिक इसके ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए, इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, जबकि हमें लगता है कि उसके पीछे कहीं ना कहीं एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की जाती है, एक ऐसी चेतावनी, एक ऐसी धमकी भरा माहौल बनाने की चेतावनी दी जाती है? देखिए, जो इंसिडेंट कश्मीर का है, इंसिडेंट जो होते हैं वो रिफ्लेक्शन होते हैं। अभी तो बातचीत की शुरुआत आपने मेरे साथ करी तो आपने पूछा, तो मैं भी भूमिका में ही हूँ। मेरा कहने का मतलब है कि इंसिडेंट जो होती हैं वो रिफ्लेक्शन होते हैं, दे आर नॉट इन आइसोलेशन। ये एक मानसिकता होती है जिस मानसिकता के आधार पर इन चीज़ों को बढ़ावा दिया जाता है।
और ये कश्मीर में आज से नहीं, बहुत अरसे से चल रहा है। नॉट ओनली इन कश्मीर, कश्मीर वादी में तो है ही, लेह लद्दाख में है, लद्दाख रीजन में है, जम्मू रीजन में है। लेकिन अफसोस मुझे उस बात का आता है जो जब अगर शादी या इस किस्म की कोई वारदात होती है तो उसमें इल्ज़ाम तराशी कोई भी कर सकता है। जब अगर कोई मुस्लिम लड़की की शादी किसी हिंदू लड़के के साथ होती है तो आप यही इल्ज़ाम उस पर लगाते हैं। आप भी तो कहते हैं ना कि ये ज़बरन किया जी, ये किया जी, वो किया जी, ये मेजॉरिटिज़म दिखाया। आपको पता होगा किस्सा, आज से कुछ साल पहले 2009 की बात है शायद, आपको रजनीश शर्मा का किस्सा मैं याद ज़रूर दिलाऊंगा। वो लड़का यहाँ सरवाल का था, वो अपने व्यापार के सिलसिले में श्रीनगर जाता था, तो उसको वहाँ किसी लड़की के साथ प्रेम हो गया और उन्होंने शादी कर ली। 1 महीने के बाद पुलिस ने, क्योंकि उसका बाप पुलिस में था, 1 महीने के बाद पुलिस ने यहाँ आकर यहाँ से उसको पकड़ के लेकर श्रीनगर चले गए। श्रीनगर में उसको इतना टॉर्चर किया पुलिस ने। अफसोस इस बात का है, देखिए यहाँ 3 पहलू हैं। एक इंडिविजुअल का एक्शन है जो उस मानसिकता के बढ़ावे की वजह से एनकरेज होता है। दूसरा है वो मानसिकता वाले लोग जो इन चीज़ों को बढ़ावा देते हैं। तीसरा है पॉलिटिशियन और ब्यूरोक्रेसी। जो ब्यूरोक्रेसी है ये अपना तटस्थ रोल यहाँ फेवर करती है एक पर्टिकुलर सेक्शन को। उस समय अफसोस होता है उस लड़के को इन्होंने पुलिस स्टेशन में इतना टॉर्चर किया कि उसकी डेथ हो गई। अब बताइए कौन जिम्मेदार है? इट मीन यू इवन पुलिस हैज़ यूज वेंट टू एक्सट्रीम। उनसे भी ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि ये इंटरकास्ट इंटरफेथ मैरिजेस हो सकती है। अरे भाई, अगर आप दूसरे धर्म की लड़की को एक्सेप्ट करते हो बड़ी शान के साथ और उसका कन्वर्शन करवाते हो, तो अगर आपकी लड़की किसी दूसरे धर्म में चली है तो फिर आपसे बर्दाश्त क्यों नहीं होता? अभी आपने पिछला, मैं आई कैन काउंट हंड्रेड्स ऑफ केसेस। अभी 2009 में 2019 का केस है जो अंकित सक्सेना का केस, अभी बिल्कुल लोगों की याददाश्त में बड़ा ताज़ा होगा कि दिल्ली में एक लड़का अंकित सक्सेना, उसने अगर किसी दूसरे धर्म की यानी कि मुस्लिम धर्म की लड़की के साथ मोहब्बत में उनका कोई अफेयर चल रहा था, उसके पेरेंट्स आए, जहाँ उसके जो लोग आए, उन्होंने उसको सरेआम उनके घर के पास ओपनली दिन दिहाड़े कत्ल कर दिया, मारा पीटा और चाकुओं से उसको गोद दिया। तो बताइए उस समय आपकी टॉलरेंस कहाँ है? ये जो स्टेप है या जैसी मानसिकता, अगर ये जिम्मेदारी लायद, मैं समझता हूँ कि कश्मीर की लीडरशिप पर है। वहाँ के लोगों को कलेक्टिवली ये चीज़ सोचनी चाहिए, इसीलिए कि ऐसी चीज़ों को वो बढ़ावा ना दें। अगर ऐसा होता है तो उसकी वो मजम्मत करें। और इसमें माइनॉरिटी जो वहाँ पर हैं, अगर आज उन्होंने आगे आकर इस मसले का हल नहीं किया तो जो थोड़ी बहुत माइनॉरिटी वहाँ है वो भी माइग्रेट करेगी। इसीलिए फिर ये दोष देंगे कि जी हमें बदनाम किया गया। आई एम सॉरी टू से। इसलिए गिल साहब कि जैसा आपने यहाँ जम्मू का जो रिहाड़ी वाला जो केस था उसका उदाहरण दिया, बड़ा क्विक रिएक्शन, सरवाल का क्विक रिएक्शन हुआ, क्विक रिस्पांस हुआ और उसके बाद उसको कैसे ख़त्म भी कर दिया गया, उस लड़के को मार दिया गया, वो सब चीज़ें धरी की धरी रह गई, फाइलें बंद हो गई, सब हो गया। लेकिन वही चीज़ जब दूसरी तरफ होती है, जब मुस्लिम समुदाय में या मेजॉरिटी कम्युनिटी जो जम्मू कश्मीर में है उनके साथ होती है, तो तब आप देखिए कि बड़ा बवाल भी होता है, हो हल्ला भी होता है और ब्यूरोक्रेसी भी पूरी तरह से हरकत पे आ जाती है, पुलिस भी तुरंत हरकत में आ जाती है। राजनेताओं के बयान जो है वो फिर सीधा गृह मंत्रालय और वहाँ सीधा प्रधानमंत्री के साथ फ़ोन पर बात होती है इस तरह के मामलों में। तो ये लग रहा है ना कि ये दबदबा है, ये एक फिक्स माइंडसेट, साइकोलॉजिकल माइंडसेट जो है वो उसको पूरी सपोर्ट है जम्मू कश्मीर में। और वही इंसिडेंट जब किसी माइनॉरिटी कम्युनिटी के साथ हो जाता है तो तब आपके हाथ पांव फूल जाते हैं, तब आप कोई एक्शन रिएक्शन नहीं करते। बिल्कुल सही। देखिए ये रिवायत जिसको लव जिहाद का नाम भी दिया गया है पीछे, और मैं उस कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ता, लेकिन मैं इतनी बात ज़रूर कहूँगा कि इन चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए 4 किस्म का एलिमेंट हमारे यहाँ भारत में और कश्मीर में ऑपरेट करता है। कुछ तो हैं ये जो रिलीजियस प्रीस्ट हैं या जो मुल्ला हैं, जो भी हैं, ये इन चीज़ों को बढ़ावा देते हैं और मज़हब के नाम पर और इस्लाम की दावत देने के नाम पर, क्योंकि उनके धर्म में लिखा है कि आप
हर किसी को इस्लाम को दावत देनी शामिल हुए, दावत दीजिए। अब तो ये जो मसला है, एक तो वो लोग होते हैं वो तो अपना धर्म फैलाने के लिए करते हैं। दूसरा आपने देखा होगा कि ये जो रिलीजियस लोग हैं, ये जो लीडर हैं, लीडरान को अपना वोट बैंक देखना होता है। वो अपने वोट बैंक के लिए इस चीज़ को बढ़ावा देते हैं। और तीसरी पर आते हैं जो लिबरेंडू, जिनको हम कहते हैं, लेफ्टिस्ट हैं, लिबरेंडू हैं, या सो कॉल्ड सेकुलरिस्ट जिनको मैं कहता हूँ, जिनकी एक ही परिभाषा है। वो लोग सिर्फ अपनी पर्सनल इमेज और अपने बिजनेस को चलाने के लिए, अपनी प्रॉस्पेरिटी के लिए वो करते हैं। ये जो किस्सा अभी हुआ जो रैनावाड़ी का है, उसमें वो लड़की जो है वो मेंटली स्टेबल नहीं है। वो लड़की की उम्र देखिए आप, और जो आदमी उसको दावत दे रहा है, जो उसको बरगला रहा है, उसकी उम्र देखिए। उम्रदराज आदमी एक छोटी सी बच्ची को बरगला के ले जा रहा है। तो ये तो क्या सरासर किस दुनिया में हम जी रहे हैं। इस चीज़ को पूरे समाज ने इसको कंडेम करना चाहिए और ऐसे लोगों को समाज में बाइकआउट करना चाहिए। गिल साहब, यदि ऐसा कोई इंसिडेंट, हम सीधा शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हिंदू लड़की के साथ हो या हिंदू समुदाय के साथ हो तो हम हिंदू शब्द का इस्तेमाल करते हैं, क्रिश्चियन के साथ हो तो उसका इस्तेमाल करते हैं, सिख समुदाय की लड़की में हुआ तो वो उसका इस्तेमाल करेंगे, और मुस्लिम समुदाय के साथ होगा तो उसका उस शब्द का भी इस्तेमाल होगा। मुस्लिम समुदाय में मान लीजिए ऐसा कोई इंसिडेंट हो जाता तो अभी हमें लगता है कि कश्मीर जलने लगता। कश्मीर जो है वो अभी पूरा सड़कों पे आ जाता, जलने लगता, गृह मंत्री से सीधी बात हो जाती, प्रधानमंत्री के साथ सीधी बात हो जाती। लेकिन आज सिख समुदाय की लड़की के साथ ऐसा हुआ है तो वही कश्मीर का समाज, मुस्लिम समाज, आज वो कहीं सड़कों पर नहीं है, आज वो कहीं इन बातों को कंडेम नहीं कर रहा, कहीं उनका विरोध नहीं कर रहा, कहीं इस पर प्रदर्शन जो है वो नहीं हो रहे कि क्यों ऐसा हुआ, उन्हीं के धर्म के लोगों ने ऐसा कुछ किया तो क्यों हो रहा है। और दूसरी बात ये कि एक तरह से कहा जाए कि सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के तौर पर अभी हम देख रहे हैं कि महबूबा मुफ्ती कह रही हैं कि सच बाहर आना चाहिए, उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि नहीं, जो भाईचारा है मुस्लिम का और सिख का कश्मीर में वो बना रहना चाहिए। आपको लगता है ये फॉर द सेक ऑफ फॉर्मेलिटी है? कहीं इसमें इतनी बड़ी ईमानदारी नहीं है और कहीं इसमें इतनी बड़ी इच्छा शक्ति नहीं है कि ऐसा नहीं होना चाहिए और नहीं होना चाहिए? आपको मैंने पहले भी कहा कि जो पॉलिटिशियन है वो अपने वोट बैंक के लिए काम करता है, लेकिन यहाँ हमारे जो मानसिकता है वो है सेल्फ राइटसनेस। हम ठीक हैं, दूसरे गलत हैं। अब अपने तरीके से चीज़ों की परिभाषाएं बनाते हैं और उसकी इंटरप्रिटेशन करते हैं। इस घटना में जो खुल के अगर उमर अब्दुल्ला साहब या महबूबा मुफ्ती जी हैं, उनको खुल के सामने आना चाहिए। ये उनको ये भूल रहे हैं वो कि अगर इस चीज़ में उन्होंने कोताही करी तो जो वो डींगे हाँकते हैं या वो जितना आम बोलते हैं लोगों के सामने, सेकुलरिज्म की बातें करते हैं, टॉलरेशन की बातें करते हैं, वो भूल जाएं, क्योंकि जो थोड़ी बहुत माइनॉरिटी वहाँ है वो वहाँ नहीं रही। जब इज्जत और अस्मत खतरे में आ जाती है तो वो आदमी अपने घर बार को छोड़ने में कभी भी देरी नहीं लगाता। और वही वजह थी कि कश्मीरी पंडितों ने पलायन किया, और वही वजह, और उसके साथ कई सिखों ने भी किया। तो ऐसे और आज भी जो थोड़े बहुत सिख हैं जिन्होंने आज तक भरोसा किया, या जो इन चीज़ों में जिन्होंने इस चीज़ पर एतमाद किया कि नहीं, ये कश्मीर की जो रवायत है वो भाईचारे की है, और उस पर भरोसा किया और वो वहाँ रह रहे हैं, और आज अपनी इज्जत और असमत अगर खतरे में है तो वो कल इस चीज़ को छोड़ देंगे। अभी जैसा हम तमाम पहलुओं को चर्चा कर रहे हैं, तो चांसेस ऑफ जस्टिस कितना आपको लगता है कि उसमें न्याय मिलेगा? और बार बार हम कह रहे हैं कि एक फिक्स्ड साइकोलॉजिकल माइंडसेट के बावजूद, उसके दबाव के बावजूद, ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही, राजनेताओं का उसमें पूरा सपोर्ट, उस साइकोलॉजिकल माइंडसेट के साथ ही वही चल रहे हैं, उन तमाम हालात के बावजूद कितना स्कोप रह जाता है, कितना न्याय की उम्मीद रह जाती है कि आपकी मानसिकता बदलेगी, आप इस तरह के इंसिडेंट्स नहीं होंगे, उस पर विरोध करेंगे, उस पर आप भाईचारे के जो है वो लगातार लावादा पहना हुआ है आपने, जो भाई भाईचारा है, भाईचारा है, भाईचारा है। लेकिन जब इस भाईचारे को अगर खतरा हो रहा है तो आप क्यों नहीं आ रहे सामने? क्यों नहीं आप सड़कों पर उतर रहे? क्यों नहीं आप विरोध प्रदर्शन कर रहे? क्यों नहीं आप उस नौकरशाही को, उस माइंडसेट को जो इसको सपोर्ट कर रहा है और आज से नहीं कर रहा, सदियों से कर रहा है, उसके खिलाफ आप क्यों नहीं आ रहे? देखिए जी, यहाँ जम्मू कश्मीर में पुलिस की ऐसी ही सोच है, वो इन मामलों में एक यकतरफा बिहेव करती है।
आपको हैरानगी होगी, जिसमें रजनीश शर्मा की बात कर रहा हूँ उस समय डीजीपी थे कुलदीप खोड़ा, उमर अब्दुल्ला साहब चीफ मिनिस्टर थे। उन्होंने उस समय इस घटना की न्यायिक या सीबीआई की जांच क्यों नहीं करवाई? उन्होंने 3 आदमियों को सस्पेंड। उमर अब्दुल्ला भाईचारे का ढिंडोरा पीट रहे हैं, ट्विटर पर ट्वीट कर रहे हैं कि भाईचारा बना रहना चाहिए। उस समय वो भाईचारा कहाँ था, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन और ब्यूरोक्रेसी है उसका जो झुकाव है वो ये जम्मू कश्मीर की मेजॉरिटी की तरफ है। ये उन्हीं का पक्ष लेते हैं। और आपने ये देखा होगा आज तक, क्या अगर रजनीश शर्मा को अंदर वहाँ टॉर्चर करके मार दिया तो वो इंडिविजुअल ने तो नहीं ना मारा तो पुलिस ने है, निज़ाम ने मारा। जो बंदोबस्ती है हमारी, जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, जो सरकारी बंदोबस्त है, वो जिम्मेदार है ना इसके लिए। अभी जो किस्सा हुआ है जिस लड़की का, जो रहनेवारी की लड़की थी, कोर्ट में उस बच्ची को पेश किया गया। आपने पुलिस, देखिए यहाँ इंस्ट्रूमेंट है, जो स्टेट है वो एज ए इंस्ट्रूमेंट एक पक्ष के प्रति सपोर्ट करती है। आपने वो बच्ची के पेरेंट्स का एलिगेशन है वो बाहर थे, उनको कोविड के चक्कर में उनको कहा नहीं जी वहाँ भीड़ इकट्ठी नहीं करनी, आप अंदर नहीं जाएंगे। बच्ची अकेली है, बंदे के साइड जो मेल की साइड से सभी लोग वहाँ हैं, उसका परिवार काफ़ी लोग हैं, उनके लिए कोविड नहीं था। देखिए कोर्ट अपने तरीके से काम करती है। कोर्ट अगर फैसला करेगी तो अवेलेबल फैक्ट्स और फिगर और जो उसके पास मटेरियल होगा वो करेगी। अगर ये जो निज़ाम है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो प्रोसिक्यूशन है, या जो ये पुलिस है, या जो भी गवर्नमेंट के इदारे हैं, अगर वो सही ईमानदारी के साथ वो सही पक्ष तक पहुंचाएंगे नहीं कोर्ट तक। आप उम्मीद करते हैं कि ऐसी ईमानदारी की, तो कह रहा हूं कि उसमें ईमानदारी होगी? देखिए कोर्ट क्या करेगी। हाँ, कोर्ट ने एक जगह ज़रूर इसमें कोताही की है, मैं ये समझता हूँ। जज साहब को ये ज़रूर कहना चाहिए था कि लड़की के पेरेंट्स यहाँ हैं, अगर हैं तो उनको बुलाइए। गिल साहब, इसमें ऐसे हालात में आपको लगता है, जैसा चूंकि वहाँ एक ऐसा माहौल है कि आप उस माहौल से बाहर निकलकर काम कर ही नहीं सकते, ना पुलिस करना नहीं चाहते, ये भी हम इनफैक्ट कहें कि करना नहीं चाहते, उस माहौल से, उस विचारधारा से, उस मानसिकता से बाहर निकलकर आप कुछ देखना ही नहीं चाहते। क्या ये बेहतर होगा कि जिस तरह से बयान दर्ज हो रहे हैं, अब जो भी लीगल प्रोसेस होगा वो कश्मीर से बाहर किया जाए, कहीं दिल्ली या किसी और कोर्ट में किया जाए, ताकि किसी भी तरह से वैसा कोई माहौल, वैसा कोई डर, वैसा कोई दबाव, वैसी कोई मानसिकता जो है वहाँ नहीं हो? तब आप अगर आप उम्मीद करते हैं, और यही बात कि जो नेता, जो ऑर्गेनाइजेशंस ऊपरी तौर पर ये कह रही हैं कि हम ऐसे इंसिडेंट्स का विरोध करते हैं, हमें लगता है आपको उस मांग का समर्थन करना चाहिए कि ये तमाम बयान, ये तमाम लीगल प्रोसेस जम्मू कश्मीर से बाहर किया जाए। आप उसको सपोर्ट करिए। इंसाफ का तो यही तकाजा है और इसकी रिवायत भी है। हमारे पास 2 किस्से हैं, जो एक कठुआ का किस्सा है जिसको इन्होंने कम्युनल रंगत दी थी, उस समय सरकार भी उसी तरफ चली गई। उन्होंने एक प्रेसिडेंट बनाया, उस किस्से को जम्मू कश्मीर से बाहर जाके उसका ट्रायल करवाया, इस बिना पर, हालांकि सरकार अपनी थी, इस बिना पर क्योंकि ये कठुआ में हो रहा है और यहाँ मेजॉरिटी के लोग जो हैं वो इस चीज़ को नहीं होना, ये एक इल्ज़ाम तराशी थी, तो उनको अपनी एडमिनिस्ट्रेशन पर भरोसा नहीं था। उन्होंने अवाम पर, वहाँ के लोगों को, मेजॉरिटी को दोषी बना के उन्होंने उस केस को, उसका ट्रायल लिया पठानकोट में। दूसरा आपको मालूम, श्रीनगर एक स्कैंडल हुआ था, एक इमोरल स्कैंडल, श्रीनगर की इमोरलिटी स्कैंडल हुआ था। वो स्कैंडल भी आपको याद होगा कि चंडीगढ़ में जाके शिफ्ट किया गया और वो चंडीगढ़ में उसका ट्रायल हुआ। तो अगर आप देखिए, सियासी सोच ये होती है सियासतदान की कि मसला अभी गरम गरम है, इसमें थोड़ी सी उत्तेजना है, थोड़ा टाइम लीजिए और इसमें थोड़ा सा इसको कंसोल करने का मौका दीजिए और बाद में लोग भूल जाएंगे। होना ये चाहिए, इंसाफ का तकाजा यही है कि जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उनको आगे आना चाहिए, रादर दे शुड सेट ए प्रेसिडेंट। आज उन्होंने विश्वास जीतना है माइनॉरिटी का, ये बहुत बड़ी बात है। कल वो किसी को दोषी नहीं कहें, क्योंकि जैसे जैसे मेजॉरिटी का जो ये ब्रूटल फेस होता है, ये सामने आता है, तो माइनॉरिटी पीछे हट जाती है। तो यहाँ की माइनॉरिटी अगर सेफ नहीं है तो ये जिम्मेदारी मेजॉरिटी की है, मेजॉरिटी के लीडरान्स की है, उनके रिलीजियस लीडर्स की ही है। गिल साहब, चूँकि इस वक्त छठी सिंहपुरा का वाक़या याद आ रहा है कि
इसलिए मैंने कहा और बार बार कह रहा हूं, एक फिक्स्ड साइकोलॉजिकल माइंडसेट। आज भी आप देखिए उस केस का, आज से तब से लेकर 2000 में शायद हुआ था ये, 2000 से लेके आज तक कहीं आपको लगा कि कश्मीर के मुस्लिम समुदाय ने कहीं उसको सपोर्ट किया हो कि सच क्यों नहीं बाहर आया? और आज भी क्या आप उम्मीद करते हैं कि वहाँ का समाज इस तरह के इंसिडेंट्स में सपोर्ट करेगा कि सच बाहर आना चाहिए और दोषियों को पकड़ा जाना चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? एक सामाजिक बहिष्कार क्या कश्मीर का समाज वहाँ करेगा ऐसे लोगों का? ये देखिए, ये बड़ा मुश्किल सवाल है, क्योंकि ये जब यही इस किस्म की वारदात अगर हाई प्रोफाइल में हो जाती है तो लोग उसका इतना संज्ञान नहीं लेते, लेकिन जब ये समाज के निम्न वर्ग में होती है या लोअर वर्ग में होती है तो उस समय लोगों को बाहर आके बोलने में हिचकिचाहट नहीं करनी चाहिए। लेकिन मुझे बड़ी कम उम्मीद है, क्योंकि जो आपने चिटी सिंहपुरा का वाक़या किया वो आज भी रहस्य के पर्दों में है, वो भी आज तक सच बाहर नहीं आया। अगर मैं समझता हूँ कि चलिए एक आम एक्सक्यूज़ होता है जी, गवर्नर रूल था नहीं निकला, उसके बाद आपकी हुकूमत थी, आप निकालते, आपने बहुत देर 2-3 इंस्टेंट आपने निकाले हैं, ये यानी कि राज किया आपने काफ़ी देर, तो एडमिनिस्ट्रेशन आपकी थी, सारा अमला आपका था, आप उसमें आराम से उसकी सच्चाई खोज सकते थे, आपने नहीं की। यही बात है कि ये जो लीडरशिप वहाँ की कश्मीर की है, आज उसको अपने ऊपर जो ढोंग का लबादा है वो उतारना पड़ेगा। और मैं सामाजिक भी जिम्मेदारी मानता हूँ कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है इस समाज में, इंडिविजुअली दे मे बी हैविंग सिंपैथी विद यू, दे मे कंडेम इट, वो कहेंगे गलत हुआ, लेकिन पता नहीं क्या बात है कि क्या मजबूरी होती है कि क्या खौफ होता है कि वो बाहर खुल के नहीं आते। अगर खुल के आए, आपने देखा, हाँ, अगर खुल के आए, ये इसको हम सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअलिज्म कहेंगे। जी। सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअलिज्म कि ये भी सही है, ये भी सही है, गलत क्या है उसकी ओर इशारा नहीं करेंगे, उस पर उंगली नहीं करेंगे कि तुम गलत हो, ये गलत है, वो बात नहीं करेंगे कि हाँ बुद्धिजीवी वर्ग, आप भी ठीक हो, आप भी ठीक हो, दोनों में से कोई गलत नहीं है। तो ये सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअलिज्म है गिल साहब। व्यक्तिगत तौर पर मैं ऐसे समाज को, ऐसे लोगों को ये मानता हूँ कि वो बुद्धिजीवी नहीं है, वो धीमक है समाज के लिए। नहीं, जब आप गलत को गलत नहीं कह सकते, जब आप गलत का विरोध नहीं कर सकते। हमारे यहाँ बुद्धिजीवी की परिभाषा बहुत गलत है। जो इंटेलेक्चुअल की परिभाषा है वो ये होती है कि उसने इम्पार्शल वे में, ऑब्जेक्टिव वे में, बिना पक्षपात किए हुए खुलकर बोलना चाहिए और अपनी जो समझ है, अपना जो विचार है वो लोगों के सामने रखना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से पूरे भारत में, जम्मू कश्मीर तो है ही है, पूरे भारत में हमारे जो सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल हैं उनका वन साइडेड वर्जन है और वो हमेशा एंटी हिंदू बिहेव करते हैं, एंटी बीजेपी बिहेव करते हैं और जो राइट विंग पार्टीज़ हैं उनके अगेंस्ट बोलते हैं, जबकि लेफ्टिस्ट हों या इंटेलेक्चुअल हों, इनकी जो परिभाषा है वो जो राष्ट्र के विरोध में होगी ना, उस पर इन्होंने कमेंट करना बहुत ज़रूरी है और वो करेंगे। लेकिन इन ऐसे मामलों में मैं यही बात कहता हूं कि अगर अंकित सक्सेना का दिन दिहाड़े दिल्ली में, कैपिटल में मर्डर किया गया तो ये इंटेलेक्चुअल कहाँ थे? कोई इंटेलेक्चुअल आता ना बोलता, मैंने नहीं सुना किसी डिबेट में, किसी डिस्कशन में कि वो इंटेलेक्चुअल आके बोले कि ये गलत हुआ। गिल साहब, एक और पहलू जाते जाते ये हम देख रहे हैं, मीडिया में भी चर्चा चल रही है बहुत, और ये वही बात, मीडिया भी खुद को इंटेलेक्चुअल क्लास मानता है लेकिन सीधे बात नहीं करेगा। आज भी आप देखिए इस मुद्दे पर भी चर्चा हो रही है, मेजॉरिटी कम्युनिटी, माइनॉरिटी कम्युनिटी, या कुछ हद तक शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है लेकिन सीधे तौर पर आप बात नहीं करते। तो मीडिया भी हमें लगता है कि कहीं ना कहीं उसी भूमिका में आ खड़ा होता है, उन्हीं सवालों के कटघरे में आ जाता है कि किसी भी समाज के, किसी भी तबके में अगर ऐसा किया है तो उसको सीधा चिन्हित कीजिए, उस पर सीधा उंगली कीजिए और उस समाज का नाम लीजिए कि उस समाज में वो हुआ है, उस समाज के लोगों ने वो किया है और उस समाज के लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए, उसके विरोध में वो समाज और बाकी समाज खड़ा हो। लेकिन सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअलिज्म जो है वो उसी का प्रदर्शन किया जाता है और इस इंसिडेंट में भी हम देख रहे हैं कि मेजॉरिटी कम्युनिटी, माइनॉरिटी कम्युनिटी, ये चीज़ें। देखिए, मीडिया की ये कमी रही है कि वो हमेशा
सेफ प्ले करने की कोशिश करता है, वो स्पेड एंड स्पेड नहीं बोलता, जो बात खुल के बोलनी चाहिए उससे वो कतराता है। आपने ये देखा होगा मीडिया का पूरी तरह से डिवीज़न हो चुका है, एक लेफ़्ट विंग में है, एक राइट विंग में है। तो जो सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल थे आज तक, परेशानी क्या है, विडंबना ये है इस भारत देश की, आज तक लेफ्टिस्ट या ये सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल या इंटेलेक्चुअल मीडिया जो कुछ करता रहा उसको लोग एज इट इज रिसीव करते रहे। आज क्वेश्चन करना शुरू किया है लोगों ने। क्वेश्चन करेंगे जब, या उनको पूछेंगे या अकाउंटेबिलिटी के लिए कहेंगे तो बहुत तकलीफ होती है। तो फिर ये इनटॉलरेंस की बातें करने लग पड़ेंगे, फिर कहेंगे जी ये इनटॉलरेंट हैं, ये बर्दाश्त नहीं करते। अगर आप प्रो मुस्लिम बात करोगे तो वो कहेंगे जी ये सेकुलरिज्म है। आप एक मैं छोटी सी एग्जांपल यहीं पर दे देता हूँ। भारत के संविधान में सेकुलरिज्म वर्ड नहीं था, लेकिन भारत की इथॉस हैं, भारत का कल्चर है, भारत का इतिहास है और हमारी वैल्यू सिस्टम है, वो हमेशा कल्चरल, वो हमेशा सेकुलर रहा है। लेकिन जम्मू कश्मीर के विधान में भी सेकुलरिज्म वर्ड नहीं है। मैं इसी पर आ रहा था, नहीं है, लेकिन यहाँ एक रेजोल्यूशन सबमिट किया, उसका विरोध हुआ। ये आपको भी जानकर हैरानी होगी कि वही राजनेता, बड़े बड़े कश्मीर के राजनेता, जम्मू कश्मीर के राजनेता दिन रात इस बात का ढोल पीटते हैं सोशलिज्म का, सेकुलरिज्म का। लेकिन शायद बहुत सारे लोगों को ये कम जानकारी हो कि जम्मू कश्मीर का संविधान जो पहले था, अलग था, उसमें सेकुलरिज्म और सोशलिज्म दोनों ही शब्द इनकॉर्पोरेट नहीं किए गए। और पैंथर्स पार्टी के शायद मुझे लगता है चेयरमैन हर्षदेव सिंह, उन्होंने 2 बार शायद इस पर रेजोल्यूशन लाया कि इन 2 शब्दों को जम्मू कश्मीर के संविधान में जोड़ा जाए, लेकिन उस बात का विरोध हुआ। संविधान में आप अगर इन शब्दों का इस्तेमाल या इन शब्दों को इनकॉर्पोरेट करने का विरोध करते हैं तो आपकी मानसिकता, आपका वही बात कि फिक्स्ड साइकोलॉजिकल माइंडसेट वो बाहर आ जाता है। और उसी के चलते हमें लगता है ये जो इस तरह के इंसिडेंट्स हो रहे हैं, ये सिर्फ इंसिडेंट्स नहीं हैं, ये उसी माहौल, उसी परंपरा की एक कड़ी है और उसी को कायम रखने की एक कड़ी है, एक चेतावनी है, एक धमकी है और एक ऐसा माहौल बनाए रखने की कोशिश है जिस पर आप सियासत करते हैं, आपकी सियासत चलती है, और एक तरह से दबाव बनाए रखने की कि यहाँ एक मेजॉरिटी कम्युनिटी है, उसी का दबाव रहेगा, उसी की चलेगी। नौकरशाही भी, ब्यूरोक्रेसी भी, राजनेता भी उसी पॉलिसी की जो है वो दिन रात उसी की बजाएंगे और ऐसा माहौल बनाए रखेंगे ताकि ये एक मैसेज कायम रहना चाहिए कि जम्मू कश्मीर जो है वो मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, इसलिए मुस्लिम मेजॉरिटी के पास ऐसे कुछ अख्तियार, कुछ अधिकार, फिर बड़ी लंबी चर्चा हो जाएगी, उस पर हम नहीं जाएंगे। लेकिन ये ज़रूर कहेंगे कि ऐसी मानसिकता से बाहर निकलिए। और बड़ी बात ये कि गिल साहब जाते जाते कि एक अगर आप ईमानदार हैं, अगर आप इस मानसिकता के शिकार नहीं हैं, अगर आप एक इस फिक्स साइकोलॉजिकल माइंडसेट के नहीं हैं, तो आप आइए, सपोर्ट करिए कि लीगल प्रोसेस जितना भी होगा इस मामले में वो जम्मू कश्मीर से बाहर किया जाए। आप उस बात को सपोर्ट करिए। बिल्कुल, इसकी सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए और सीबीआई इंक्वायरी करके इसकी जो प्रोसिक्यूशन है कश्मीर में, इसको फेयरली नहीं किया जा सकता, क्योंकि खौफ, मेजॉरिटी का जो डर होता है, वो लोगों ने तो घर में रहना है ना बाद में, तो सरकार सबको प्रोटेक्ट नहीं कर सकती। तो मैं समझता हूँ इसके जुड़े हुए सभी लोग इस चीज़ को सीरियसली सोचें और इसमें कोई हर्ज नहीं है। जब आप ही कहते हैं कि जी सच बाहर आना चाहिए तो सच को बाहर आने दीजिए, तो वो बेखौफ माहौल में ही हो सकता है, दबदबा वाले माहौल में नहीं हो सकता। तो इसलिए इंक्वायरी इसकी इंडिपेंडेंट, फेयरली सीबीआई द्वारा करवाइए और इसको बाहर शिफ्ट करिए और इसको प्रोसिक्यूट करिए। और जो दोषी लोग हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं, या जिन्होंने इसको फैसिलिटेट किया, या जिन्होंने इसमें नेग्लिजेंस की, डिले की इस प्रोसेस में, उन पर भी कार्रवाई की जानी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ गिल साहब इस बड़ी महत्वपूर्ण और जैसा कि हमने शुरुआत में कहा कि बहुत ही संवेदनशील इशू है, बहुत ही संवेदनशील मामला है। इस पर चर्चा के लिए, बड़ी बारीकियों को सामने रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इतना है कि, और हम उम्मीद करें कि जो बातें, जो चर्चा, जो पहलू हमने कोशिश की है बाहर लाने की और उस मानसिकता को बदलने की, आप उस मानसिकता से बाहर आएंगे, तभी आप जो है वो कश्मीर को वो एक खुशहाल कश्मीर जो है वो बना पाएंगे जिसके दावे लगातार आप करते हैं, जिसके ढोल आप लगातार पीटते हैं, और उसी के आधार पर जो है वो अब ये कहते हैं कि आप दिल खोलकर कश्मीर आइए, हम दिल से दिल मिलाना चाहते हैं,
खुशियाँ बांटना चाहते हैं, तो ऐसे माहौल में आप वो सब चीज़ें नहीं दे पाएंगे। वो दिल मिलाने की बात, वो खुशियाँ बांटने की बात, वो खुशहाल कश्मीर की बात, वो या तो आप झूठ बोलते हैं और या फिर आप धोखा देते हैं लोगों को, या फिर आप उसी मानसिकता, उसी विचारधारा का भीतर तौर पर अंदर खाने समर्थन करते हैं और उसी दबाव को बनाए रखना चाहते हैं। फिलहाल इतना ही, इसी के साथ इजाज़त, नमस्कार।